हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक का सामाजिक सिद्धांत क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान था। इसके द्वारा 1689 में प्रकाशित किए गए अपने ग्रंथ शासक पर दो निबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की गई। अब देखिए, जो जॉन लॉक था वह 17वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध विद्वान था, जिसके द्वारा 1689 में अपनी एक बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम था शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटीज ऑफ ऑन गवर्नमेंट। अब यह इसके द्वारा सामाजिक, इस बुक के अंदर सामाजिक समझौते के बारे में इसने विस्तार पूर्वक लिखा। अब जॉन लॉक सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थक था। अब जॉन लॉक जो था वह सीमित प्रभुसत्ता, अब सीमित प्रभुसत्ता क्या है? कि सीमित प्रभुसत्ता वह होती है जिसमें शासक के पास सीमित पावर होती है, लिमिटेड पावर होती है, उसके ऊपर चेक पॉइंट बैलेंस बने होते हैं। वह किसी भी तरह के कानूनों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि वह कोई भी कानून बना सकता है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके पास असीमित पावर है, वह कोई भी कानून बनाए, काम करे ना करे, लोग कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी पावर का वह समर्थन नहीं करता। लॉक का मानना था कि शासक के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। अगर वह गलत कार्य करता है या काम नहीं करता है तो वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, लोग उसे बदल सकें। तो यह सब कार्य, यह सीमित प्रभुसत्ता होती है जिसका लॉक समर्थक था। अब लॉक का विचार था कि जरूरत पड़ने पर लोग सम्राट को बदल सकते हैं। अब इसका मानना था अगर शासक अच्छा कार्य नहीं करता है, लोगों का बात नहीं सुन रहा है, तो उस स्थिति में लोग शासक को बदल सकते हैं, सम्राट को बदल सकते हैं, उनके पास अधिकार होंगे। तो यह था लॉक का सामाजिक सिद्धांत। अब लॉक का सामाजिक सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या थी, मतलब राज्य के अस्तित्व में आने से पहले, राज्य बनने से पहले कैसे लोग रहते थे, वह प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उसके बारे में लॉक ने क्या बताया वह पढ़ते हैं। ठीक है, लॉक के अनुसार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले व्यक्ति प्रकृति के राज्य में रहता था, जिसमें वह सुख, शांतिपूर्ण और परस्पर सहयोग और सुरक्षा वाला जीवन व्यतीत करता। अब देखो, प्रकृति का राज्य था, मतलब राज्य के अस्तित्व में आने से पहले का जो राज्य था वह किस प्रकार, उसमें व्यक्ति के पास अधिकार थे, शांति का अधिकार था, उसके पास सुख, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, सुख से जीते थे, और उसके पास सुरक्षा वाला जीवन व्यतीत करते थे। व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते थे और शांत जीवन जीते थे। लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य में प्रकृति के कानून होते थे। अब देखिए, जो प्रकृति का राज्य था उसमें प्रकृति के कानून भी होते थे जो व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध करते थे। और प्रकृति के राज्य में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। अब यह देखिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पाए जाते थे प्रकृति की अवस्था में, प्रकृति के राज्य में, और लोग मिलकर इन अधिकारों का पालन करते थे। अब देखिए, यह जो अधिकार है इनका लोग पालन करते थे। अब प्राकृतिक अवस्था आपको पता चल गई होगी कि उसमें लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे, अब परस्पर मिलजुल कर रहते थे, और उनके पास अधिकार भी थे जो प्राकृतिक अवस्था द्वारा उन्हें दिए गए थे, जिसमें वह शांतिपूर्ण जीवन, जिसमें वह स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति के अधिकार उनके पास थे। तो यह थी लॉक का प्राकृतिक अवस्था। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था में कठिनाइयाँ क्या क्या। अब ये प्राकृतिक अवस्था थी, इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी थी। तो वह कठिनाइयाँ क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक कानूनों को ठीक व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ संस्था न्यायपालिका, अगर कोई भी कानून बनता है तो उसकी व्याख्या करता है, तो इस प्रकार की उस समय कोई संस्था नहीं थी, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार इन कानूनों की व्याख्या कर लेता था। अब जब कोई व्याख्या करने वाली नहीं है तो लोग इनकी व्याख्या करके जैसा उनका अपना मतलब होता था, कार्य होता है, उस प्रकार से वे अपना कार्य कर लेते थे, अपने कानूनों की व्याख्या अपने हिसाब से करके। और दूसरा, प्राकृतिक कानून को लागू करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था नहीं थी। अब देखिए, जो इन कानूनों को लागू करे ऐसी कोई संस्था नहीं थी उस समय, और इस कारण उन्हें मानना या ना मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए, जब कोई संस्था नहीं थी उन्हें लागू करने वाली, तो व्यक्ति उन्हें चाहे माने या ना माने, और ना मानने पर, गलत कार्य करने पर कोई दंड देने वाली कोई संस्था भी नहीं थी। तो इस प्रकार कोई भी संस्था नहीं थी जो उन्हें दंड दे सके। जैसे आज कोई भी अगर व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है, जेल होती है, इस प्रकार कोई संस्था नहीं थी। तो व्यक्ति अपने मन मर्जी से चलता था। अब लॉक के अनुसार इन कारणों से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का शांत जीवन अशांत हो गया था, और उसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने का विचार किया गया था। अब उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने के बारे में विचार करने लगे। अब लॉक के अनुसार प्राकृतिक समझौता क्या था। अब प्राकृतिक समझौता देखते हैं कि
प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थी, जिनके कारण व्यक्ति का जीवन अशांत हो गया। जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया, ये जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म हुआ था। लॉक के अनुसार व्यक्ति द्वारा दो समझौते की, अब देखिए जो कठिनाइयां हमने पढ़ी वह कठिनाइयां पैदा हुई थी जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे, और इस छुटकारा पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया, और इस समझौते से राज्य का जन्म हुआ। अब यह समझौते दो प्रकार के थे, दो समझौते किए गए थे लोगों के बीच में। अब वह दो समझौते क्या थे वह पढ़ते हैं। पहला समझौता था, लॉक के अनुसार लोगों में पहला समझौता आपस में किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके संगठित राजनीतिक समाज की स्थापना की गई थी, जिसमें प्राकृतिक कानून का स्थान सामाजिक कानून ने ले ली थी। अब देखिए इन्होंने पहला समझौता लोगों ने आपस में किया, जिससे उन्होंने प्रकृति के कानूनों की जगह राज्य के कानून ले ली, मतलब एक समाज की स्थापना की उन्होंने। अब दूसरा है कि दूसरा समझौता क्या था। अब लॉक के अनुसार दूसरा समझौता लोगों द्वारा संगठित किए गए राजनीतिक समाज और शासक के बीच हुआ था, जिसके कारण से सरकारी समझौता भी कहा था। अब देखिए जो दूसरा समझौता था संगठित समाज, जो लोगों ने समाज बनाया आपस में समझौता करके, उस समाज और शासक के बीच में समझौता हुआ था, इसलिए इसे सरकारी समझौता भी कहा जाता है। अब इस समझौते के अनुसार जनता द्वारा अपने ऊपर शासन करने की सीमित अधिकार शासक या सरकार को सौंप दिए गए थे। अब इस समझौते में जो अपने ऊपर शासन लोगों के पास जो पावर थी कि यह हम पर शासन कर सकता है, वह शक्ति इन्होंने शासक को दे दी कि लो भाई तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम हम पर शासन करो। अब तो वो शक्ति इन्होंने दे दी। अब शासक के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना। अब शासक के यह कार्य थी कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करेगा, उसे स्वतंत्रता देगा और उसकी संपत्ति का अधिकार देगा। और यदि शासक इन अधिकारों की रक्षा नहीं करता है और सफल रहता है इन कार्यों करने में असफल रहता है, तो लोगों के पास पूरा अधिकार होगा कि वह समझौते को समाप्त कर सकें और नया समझौता कर सकें। अब लॉक के अनुसार सरकार नए कानून बना सके। अब लॉक का मानना था कि सरकार नए कानून बना सकेगी, पर वह कानून प्रकृति के कानूनों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इस तरह शासक के असीमित शक्तियां नहीं दी गई थी। अब देखिए शासक को कानून बनाने का भी अधिकार है, पर वह कानून प्रकृति के कानून के विरुद्ध नहीं हो सकते। मतलब इन तीन कानूनों के अलावा भी कोई कानून बन सकते हैं। जैसे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं, तो वह यह तीन अधिकार भी हैं, साथ में 4 हमें और ऐड किए गए हैं। तो वैसे सरकार जो शासक जो है वह और कानून बना सकता है, परंतु इनसे अलग नहीं होने चाहिए, इनके विरुद्ध नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोग उन कानूनों का विरोध भी कर सकते हैं। तो यह था दूसरा समझौता। अब लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं क्या थी वह पढ़ लेते हैं। अब देखिए प्रकृति के राज्य में व्यक्ति शांति में जीवन व्यतीत करता है। अब लॉक का मानना है कि जो प्रकृति के राज्य में था वह उसमें व्यक्ति शांति में जीवन व्यतीत करता, वह खुश था, खुशहाली से जीवन व्यतीत करता, मिलजुल कर रहते, उसके पास अपने अधिकार भी थे। तो इस प्रकार का उसका प्राकृतिक जीवन था। यह इसकी पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता कि जब लोग इसमें समझौते में कमियां पाई गई तो लोगों ने इसे छुटकारा पाने के लिए समझौता किया। 2 समझौते किए गए थे जिसके द्वारा राज्य की स्थापना हुई। यह इसकी दूसरी विशेषता है कि 2 समझौते किए गए। अब तीसरी विशेषता है कि शासक समझौते में भागीदार। अब देखिए हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि हॉब्स जो था, हॉब्स के जो सामाजिक सिद्धांत था उसमें शासक जो था समझौते में भागीदार नहीं था, परंतु यह जो लॉक का सामाजिक समझौता है इसमें शासक जो है समझौते में भागीदार है। तो जो शर्तें लोगों पर लागू होंगी वह सारी शर्तें कानून शासक पर भी लागू होंगी। तो यह इसका मतलब यह है कि शासक समझौते में भागीदार था, वह कोई भी कानून अगर बनाता है तो उसमें शासक को भी उसका पालन करना पड़ेगा। अब चौथा इसकी विशेषता है शासक को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। अब देखिए शासक को कानून निर्माण के अधिकार भी दिए गए हैं। और पांचवी विशेषता है राज्य और सरकार के बीच अंतर किया गया है। अब देखिए राज्य और सरकार के बीच अंतर किया गया। लॉक ऐसा पहला विद्वान था जिसने राज्य और सरकार के बीच पहली बार अंतर किया था। अब देखिए राज्य और सरकार के बीच इसने अंतर किया। इसका मानना था कि लॉक द्वारा राज्य और सरकार के बीच अंतर किया जाता है। उसका विचार था कि सरकार राज्य की एक एजेंसी मात्र है। अब जो सरकार है वह राज्य की केवल एक एजेंसी है जो राज्य की इच्छा को प्रकट करती है और उसको लागू करती है। अब यह इसके बीच में अंतर किया गया। और उसके बाद यह सीमित प्रभुसत्ता की धारणा दी इसने।
अब लॉक सीमित प्रभुसत्ता का समर्थक था, जिस कारण शासक को समझौते में भागीदार भी बनाया गया था और उसकी शक्तियों को सीमित भी किया गया। अब यह सीमित सत्ता की इसने धारणा दी थी। तो यह इसकी 6 विशेषताएं होगी, इसके समझौते की 6 विशेषताएं होगी। अब इसके समझौते में आलोचना क्या क्या है, क्रिटिसाइज कैसे किया बाकी विद्वानों ने इसके समझौते को, वह पढ़ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला अनैतिहासिक सिद्धांत मतलब अनहिस्टोरिकल थ्योरी। लॉक का सिद्धांत अनैतिहासिक पर आधारित तथ्यों पर आधारित है। लॉक अनुसार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले व्यक्ति प्रकृति के राज्य में रहता था, जिसमें शांति सुरक्षा है। दोस्तों यहाँ शांति आना था, यह दोस्तों यहाँ पे जिसमें आना था, जिसमें शांति सुरक्षा और जीवन व्यतीत करता था, परंतु ऐसी अवस्था कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आलोचकों के अनुसार यह काल्पनिक सिद्धांत। अब देखिए, जो लॉक का कहना है कि वह प्राकृतिक अवस्था में खुशी जीवन व्यतीत करता, शांति में जीवन व्यतीत करता था, मिलजुल कर और प्राकृतिक अवस्था में रहता था, इस प्रकार के प्रमाण इतिहास को नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार विद्वानों ने इसकी आलोचना की गई है कि किसी भी ऐसा कोई भी राज्य नहीं था, प्रकृति का राज्य नहीं था। इस प्रकार इसका आलोचना की गई है। दूसरा, अधिकार केवल राज्य में ही उपभोग किए जा सकते हैं। अब देखिए, लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य में व्यक्ति जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार उपभोग कर सकता था। अब लॉक का मानना था कि प्रकृति के राज्य में यह जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उपभोग करता था, प्रयोग करता था, जो कि राज्य की अधिकारों के रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था। अब परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि अधिकारों के लिए राज्य की मान्यता आवश्यक होती। अब देखिए, लॉक का मानना था कि लोग प्रकृति की अवस्था में भी कानूनों का पालन करते थे, परंतु यह संभव नहीं, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि कानून केवल वहीं हो सकते हैं जहां एक राज्य होता है, और बिना राज्य के कोई भी कानूनों को मान्यता प्राप्त नहीं होगी और कोई भी कानून मान्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार तब कोई भी कानून उसमें हो ही नहीं सकते जैसे कानून लॉक ने व्याख्या की है। तो उनके पास 3 प्रकार के कानून थे, स्वतंत्रता का, संपत्ति के अधिकार थे, यह सब। उस समय ऐसे अधिकार नहीं हो सकते हैं, विद्वानों का मानना था। अब लोगों को कानून के उल्लंघन के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अब देखिए, विद्वानों का मानना है कि लोगों को उल्लंघन के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, बल्कि जबकि लॉक ने लोगों को कानून के उल्लंघन के अधिकार दिए हैं। उसका मानना है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो उनके लिए लाभदायक नहीं है, उनका वह विरोध कर सकते हैं, तो यह गलत है, विद्वानों का मानना है। तो यह तीसरी आलोचना की गई है। अब चौथी आलोचना है कि समाज और राज्य के बीच अंतर नहीं किया गया है। अब जो लॉक है उसने राज्य और सरकार के बीच में अंतर किया है, पर उसने समाज और राज्य के बीच में अंतर नहीं किया गया है। अब देखिए, विद्वानों का लॉक के अनुसार समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। समाज और राज्य के बीच अनेक अंतर पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, समाज और राज्य के बीच तो अनेक अंतर पाए जाते हैं, पर लॉक ने इसके बीच में अंतर नहीं किया है। तो इस प्रकार भी लोगों ने इसके सिद्धांत का खंडन किया है। अगर आपने भी देखना है कि समाज और राज्य में क्या अंतर होता है, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आपसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा लॉक का सिद्धांत तो खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में रूसो का क्या सामाजिक समझौता था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।